हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री, चैप्टर का नाम है उपसय संयोजक यौगिक। और इस चैप्टर के अंदर हम लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 7 में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? समावयवता के बारे में, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होती है? आपने ऑर्गेनिक के अंदर भी पढ़ा होगा इसको। जो समावयवता होती है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों के अंदर पाई जाती है, यानी कि कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन दोनों में ही पाई जाती है। समावयवता क्या होता है? सिंपल सी वर्ड है, सिंपल से ऐसे दो अणुसूत्र या ऐसे दो यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हो। समझ रहे हो बात को? ऐसे दो यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो? अलग अलग हो। वे दोनों यौगिक एक दूसरे के समावयवी होंगे और इसी घटना को हम समावयवता कहेंगे। राइट, हम बात डिटेल में करने वाले इस लेक्चर के अंदर। समावयवता जो होती है बेटा वो दो प्रकार की होती है। एक हम बोलते हैं त्रिविम समावयवता और एक हम बोलते हैं बेटा संरचनात्मक समावयवता, यानी कि एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म और एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में बात करेंगे संरचनात्मक समावयवता के बारे में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। राइट, अब ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये भी चार प्रकार से 4 टाइप में क्लासिफाई की गई है इसको भी, यानी कि 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। एक हम पढ़ने वाले हैं आयनन समावयवता के बारे में, दूसरा जलयोजन समावयवता, तीसरा बंध समावयवता और चौथा उपसय संयोजक समावयवता। समावयवता पे क्वेश्चन 100% आता है एग्जाम के अंदर, यानी कि ये एक अलग टॉपिक है, तो यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने ही वाला है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करें बेटा समावयवता के बारे में। ध्यान से सुनना बेटा, मैंने जैसे कि बताया कि समावयवता क्या होती है? जिनके अणुसूत्र तो समान हो, अणुसूत्र हमारे क्या होने चाहिए बेटा? समान, लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुण, लेकिन बेटा भौतिक और रासायनिक गुण क्या होंगे? उनके अलग अलग होंगे। भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या होंगे? अलग अलग होंगे। रासायनिक गुण हमारे भिन्न होंगे। उनको हम कहने वाले हैं समावयवी। उनको हम क्या कहने वाले हैं बेटा? समावयवी। और इसी घटना को हम बोलते हैं समावयव। जैसे मैं ऑर्गेनिक के बारे में बात कर लेता हूं, थोड़ा सा बात तो करेंगे। C2H6O है, ये एक अणुसूत्र है। अब C2H6O अगर आप देखोगे तो CH3CH2OH, चेक करो, इसके अंदर 2 कार्बन है, 3 और 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। दूसरा इसी का फॉर्मूला बन सकता है CH3COCH3। चेक करो बेटा, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। ये मेरा एल्कोहल है और ये मेरा ईथर है। ये मेरा क्या है बेटा? ईथर है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, इन दोनों के ही अणुसूत्र समान है। इन दोनों के अणुसूत्र क्या है? समान है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? अलग अलग होगी। इनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होंगे? अलग अलग होंगे। एल्कोहल की प्रॉपर्टी अलग होती है, ईथर की प्रॉपर्टी अलग होती है। तो ऐसों को हम बोलते हैं, ऐसे यौगिकों को बोलते हैं हम समावयवी। समावयवी, और इसी घटना को हम बोलते हैं बेटा समावयवता। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? समावयवता। तो आपको समावयवता के बारे में समझ में आ गई होगी बात कि समावयवता क्या होती है। तो ऐसे दो यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हो, ऐसे यौगिकों को हम एक दूसरे का समावयवी कहते हैं और इसी घटना को हम समावयवता कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि समावयवता 2 प्रकार की होती है। एक हमारे पास संरचनात्मक समावयवता, नात्मक समावयवता बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा हमारे पास होती है त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता जैसे कि मैंने बताया है, त्रिविम समावयवता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं संरचनात्मक समावयवता के अंदर। जब मैं संरचनात्मक समावयवता की बात करता हूं तो इसको भी मैनी टाइप से क्लासिफाई किया गया है, अनेक प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, जिसमें हम पहली को कहेंगे आयनन समावयवता, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा मैं बोल सकता हूं बेटा
दूसरा हम कह सकते हैं जलयोजन समावयवता, जलयोजन समावयवता। और तीसरा हम बोल सकते हैं बेटा क्या, बंध समावयवता, बंध समावयवता। और चौथा हमारे पास है बेटा यहां पर हाँ उपसह संयोजक समावयव, उपसह संयोजक समावयव, समावयवता। तो इनके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, राइट। अगर मैं यहीं पे आपको समझाऊं, अगर बात यहीं पे करें और हम बात करें आयनन समावयवता की, आयनन समावयवता की, तो आयनन समावयवता क्या होती है भाई? ऐसे दो यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो लेकिन वो विलयन के अंदर आयंस अलग अलग दें, यानी कि उनके द्वारा जो आयंस उत्पन्न हो वो भिन्न हो, तो ऐसे यौगिकों को हम दोनों को क्या बोलेंगे? आयनन समावयवी। और इसी घटना को हम कहेंगे आयनन समावयवता। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास CO NH3 Br SO4, ध्यान से समझना। दूसरा कंपाउंड लिया मैंने, दूसरा कंपाउंड लिया बेटा हमने CO NH3 SO4 Br। ये मेरे पास दो कंपाउंड है, ये मेरे पास दो कंपाउंड, मैं यहां समझा रहा हूं, आगे नोट्स है, डिटेल में बात कर ही रहे हैं हम, तो ताकि समझ में आ जाए तो वहां आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी बात है। अब ध्यान सुनना बेटा, यहां पर देखो इन दोनों का अणुसूत्र समान है। कैसे समान है भाई? यहां भी CO है, इधर भी CO है, इधर भी NH3 है, इधर भी NH3 है, इधर मेरे पास एक SO4 है, इधर भी SO4 एक है, इधर भी Br है और इधर भी Br है। तो यानी कि अणुसूत्र मेरा क्या है? समान। लेकिन इसके अंदर जो आयंस होंगे वो भिन्न होंगे। कैसे पता चला आयनों का? तो ध्यान से सुनो बेटा, आयनों के पता करने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना होता है प्रिसिपिटेट का। अब सुनो, मैंने इसके अंदर डाला AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और जैसे मैंने इसके अंदर AgNO3 डाला तो यहां पर मुझे कोई अवक्षेप नहीं मिला बेटा, कोई अवक्षेप नहीं, कोई रिएक्शन नहीं हुई। ध्यान से सुनना, कोई अवक्षेप नहीं, राइट। फिर मैंने इसके अंदर डाला बेरियम क्लोराइड, क्या डाला? बेरियम क्लोराइड। जैसे मैंने बेरियम क्लोराइड डाला तो यहां से Ba डाई पॉजिटिव वो SO4 डाई नेगेटिव से मिला और बनाया BaSO4। और ये जो BaSO4 होता है बेटा, ये हमारा बेरियम सल्फेट जो होता है वो सफेद अवक्षेप होते हैं इसके। कैसे प्रिसिपिटेट आते हैं? सफेद अवक्षेप। तो जैसे मैंने AgNO3 मिलाया था तो कोई रिएक्शन नहीं हुई थी, कोई भी प्रिसिपिटेशन नहीं हुई थी। लेकिन जैसे बेरियम क्लोराइड डाला इसके अंदर, BaCl2 मिलाया, तो यहां से मुझे क्या मिला बेटा? बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रिसिपिटेट मिले, सफेद अवक्षेप मिले। इसका मतलब ये हुआ, ये प्रोडक्शन कब हुआ होगा? जब यहां से मुझे SO4 डाई नेगेटिव आयंस मिले होंगे, SO4 डाई नेगेटिव आयंस मिले होंगे, तभी तो इसका प्रिसिपिटेशन हुआ होगा, तभी तो ये अवक्षेपित हुए होंगे। हाँ, तो इसका मतलब यहां से मुझे क्या मिलने वाले हैं? SO4 माइनस माइनस आयंस मिलने वाले हैं। जब मैंने इस कंपाउंड्स की बात करी और इसके अंदर बेटा AgNO3 डाला, सिल्वर नाइट्रेट डाला, तो यहाँ Ag पे प्लस और Br पे माइनस, यहां से मुझे मिला AgBr। अब ये जो AgBr होता है ये हल्के पीले अवक्षेप का होता है, हाँ लाइट येलो होता है, तो हल्का पीला अवक्षेप मुझे यहां से मिला AgBr का। अब ये कब प्रोडक्शन हुआ होगा? जब मुझे यहां से Br माइनस आयन मिले होंगे। और जैसे मैंने इसके अंदर बेटा BaCl2 डाला तो यहां पर कोई अवक्षेपण नहीं हुआ, किसी का प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से मुझे SO4 माइनस आयन नहीं मिलते, बल्कि यहां से Br माइनस आयन मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से मुझे Br माइनस आयन नहीं मिलते, बल्कि यहां से SO4 माइनस माइनस आयन मिलते हैं। तो इस बात से ये सिद्ध हो जाता है कि ये एक दूसरे के आयनन समावयवी हैं, इनका अणुसूत्र तो समान है लेकिन इनसे हमें आयंस अलग अलग मिलते हैं, जिस कारण मैं बोल सकता हूं कि ये एक दूसरे के क्या है बेटा? आयनन समावयवी है। अब बात समझ में आ गई कि आयनन समावयवी क्या होते हैं। दूसरा बेटा हमारे पास, दूसरा है जलयोजन समावेत, जलयोजन समावेत। जब हम जलयोजन समावयवता की बात करते हैं तो हमारे पास जो उपसंयोजक परिसर होता है, इस परिसर और उपसंयोजक परिसर के जो बाहर आयनिक परिसर होता है, इन दोनों के अंदर जो जल के अणु होते हैं, जो जल के मॉलिक्यूल होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। यानी कि जो H2O के अणु है वो जल के अंदर या जल परिसर के अंदर या परिसर के बाहर जल के जो अणु होंगे वो अलग अलग होंगे। और अगर ऐसा है तो ये एक दूसरे के क्या शो करेंगे? हाँ, जलयोजन समावयवता शो करेंगे। एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल अगर आप देखो तो मैं यहां बात कर लेता हूं, मेरे पास COCl3 6H2O है, इसको चेक करो बेटा। मैंने क्या करा, मैं जानता हूं कोबाल्ट की जो उपसंयोजक संख्या है वो 6 है, वर्नर थ्योरी में हमने सीखा था। तो इसका मतलब 6 के 6 जल के अणु अंदर जाएंगे, और जब 6 के 6 जल के अणु अंदर जाएंगे तो 6H2O अंदर, तो हमारे पास जो 3 Cl है वो बाहर जाएंगे। एक तो मुझे ये मिला, दूसरा मुझे क्या मिला बेटा, दूसरा मिला जब मैंने एक H2O के मॉलिक्यूल को कम करा। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो फिक्स है, सहसंयोजक संख्या तो फिक्स है 6 ही है, तो इसका मतलब 1 Cl अंदर जाएगा भाई, और 1 Cl अंदर गया तो 2 Cl बचे, Cl2 इंटू H2। देख सकते हो। अब इन दोनों के अंदर आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, आयनन तो सेम है, यहां से भी Cl माइनस मिलेगा, यहां से भी Cl माइनस मिलेगा। डिफरेंस क्या कहीं का दिख रहा है आपको, डिफरेंस दिख रहा होगा जल के अणु का। जल के जो अणु है वो उपसंयोजक परिसर के अंदर और उपसंयोजक परिसर के बाहर अलग अलग है। अंदर यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ बेटा एक भी नहीं और यहाँ एक है, तो परिसर के बाहर भी जल के अणुओं का डिफरेंस मिलेगा, परिसर के अंदर भी जल के अणुओं का अंतर मिलेगा। और इस प्रकार के जो हमारे पास यौगिक होंगे वो एक दूसरे के जलयोजन समावेगी होंगे। इसका एक और बना सकते हो, वो कैसे बनेगा, हमारे पास CO, एक और बेटा H2O को कम करो, 4 हो जाएगा, एक और Cl अंदर लेके जाओ Cl2, यहाँ एक Cl बचेगा, यहाँ 2H2O हो जाएगा, यहाँ हमारा 2H2O हो जाएगा। तो इन तीनों के अंदर हमारे पास किस प्रकार की समावेयता देखने को मिल रही है, जल योजन समावेयता देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो जल योजन समावेयता के अंदर जो H2O के अणु होंगे वो परिसर के अंदर और परिसर के बाहर अलग अलग होंगे, जैसे कि यहां देख सकते हो, जैसे कि यहां देख सकते हो, यहां देख सकते हो, डिफरेंस मिलेगा। तो एक दूसरे के क्या है बेटा, जल योजन समावेवी। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद मेरे पास तीसरा है बेटा बंध समावेयता। बंध समावेयता, बंध समावेयता को लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलते हैं बेटा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब इसके अंदर आप देखोगे बेटा, ध्यान से सुनना, बंध समावेयता, बंध समावेयता तब पाई जाती है जब मेरे पास उभयदंतुक लिगैंड, उभयदंतुक लिगैंड। जैसे कि जब मैंने लिगैंड पढ़ाए थे आपको तो उसके अंदर बताया था उभयदंतुक लिगैंड के बारे में, फिर भी बात तो करनी है। उभयदंतुक लिगैंड कौन से लिगैंड होते हैं, ऐसे एक दंतीय लिगैंड बेटा, एक दंतीय मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करता हो, ऐसे एक दंतीय लिगैंड जिसके पास 2 दाता परमाणु हो, 2 दाता परमाणु, ऐसे एक दंतीय लिगैंड जिसके पास बेटा 2 दाता परमाणु हो, लेकिन उनमें से कोई एक ही इलेक्ट्रॉन त्यागे, लेकिन डोनेट कोई एक ही करेगा, तो ऐसे लिगैंड को हम बोलते हैं उभयदंतुक लिगैंड। और उभयदंतुक अगर लिगैंड है तो वहां पर क्या होगा, मेरे पास बंध समावेयता पाई जाएगी। जैसे कौन हो सकता है बेटा, SCN, यहां इलेक्ट्रॉन S भी डोनेट करता है और इलेक्ट्रॉन N भी डोनेट करता है, तो N भी कर सकता है और S भी कर सकता है। जैसे इसका नाम की अगर मैं बात करूं तो नाम होगा थायोसाइनेट, हमने बात करी थी IUPAC के अंदर, और इस थायोसाइनेट S, और इसका नाम होगा बेटा आइसो थायोसाइनेट N, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन साइनेट हो, साइनेट N, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन N डोनेट कर रहा है तो आइसो थायोसाइनेट है, यहां S डोनेट कर रहा है तो थायोसाइनेट है। दूसरा कौन सा हो सकता है बेटा, NO2 हो सकता है। NO2 के अंदर इलेक्ट्रॉन बेटा N भी डोनेट करता है और इलेक्ट्रॉन O भी डोनेट करता है। अगर O डोनेट करेगा तो इसे नाइट्राइट O कहेंगे, इसे नाइट्रो कहेंगे, ये बात हुई। या नाइट्राइट N भी बोल सकते हो, नाइट्राइट बेटा N भी कह सकते हो। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या उभयदंतुक लिगैंड है, और अगर उभयदंतुक लिगैंड होगा तो वहां पर क्या पाई जाएगी आपको, क्या मिलेगी बेटा, बंध समावेयता। जैसे एग्जांपल ध्यान सुनो, मेरे पास है बेटा यहां पर CO NH3 NO2 Cl2, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो N ने डोनेट कर रखे हैं। दूसरा कंपाउंड लो भाई, CO NH3 NO2 सॉरी ONO Cl2।
अब इन दोनों के अंदर आप देख सकते हो, इन दोनों के अंदर आपको अणुसूत्र तो सेम दिख रहा होगा बेटा। यहां पर भी आप CO1 है, CO1 NH3 5 है, NH3 5 है, ये NO2 है यानी कि NO2, यहां भी NO2, ये Cl2, ये Cl2, तो अणुसूत्र तो सेम है। लेकिन यहां पर अगर आप देखो तो यहाँ इलेक्ट्रॉन N ने डोनेट कर रखे हैं, जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉन O ने डोनेट कर रखे हैं। तो बॉन्डिंग जो हो रही है वो डिफरेंट हो रही है, अलग हो रही है। यहाँ बॉन्ड मेटल के साथ O बना रहा है, यहाँ बॉन्ड मेटल के साथ N बना रहा है, और इस बॉन्डिंग के कारण ही इन दोनों यौगिकों के जो गुण होंगे, जो प्रॉपर्टी होगी वो अलग अलग होगी, उनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होंगे, और इसी कारण इनके अंदर कौन सी समावेयता पाई जाएगी बेटा? बंध समावेयता पाई जाएगी, लिंकेज आइसोमेरिज्म पाई जाएगी। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं चौथी, उपसय संयोजक समावेयता। उपसय संयोजक समावेयता, जब हम उपसय संयोजक समावेयता की बात करते हैं तो ये बहुत आसान है। इसमें बस आपको एक बात याद रखनी है कि उपसय संयोजक समावेयता तभी प्रदर्शित होगी जब दोनों ही धनायन और ऋणायन दोनों ही उपसय संयोजक हो। धनायन भी मेरा उपसय संयोजक हो, ऋणायन भी मेरा उपसय संयोजक हो। इससे पहले जितनी मैंने समावेयता आपको पढ़ाई है उसके अंदर कोई एक या तो धनायन उपसय संयोजक होगा या ऋणायन उपसय संयोजक होगा, जबकि उपसय संयोजक समावेयता के अंदर धनायन और ऋणायन दोनों ही उपसय संयोजक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, मान लीजिए मेरे पास यहां पर Pt NH3 का 4 ये है, और मेरे पास यहां पर Cu CN4 ये है। अब इसमें आप देखोगे कि धनायन भी उपसय संयोजक है, ऋणायन भी उपसय संयोजक है। कैसे पता चल रहा है भाई? इधर वाला हमेशा धनायन होता है, इधर वाला हमेशा ऋणायन होता है। तो ये मेरा उपसय संयोजक धनायन है और ये मेरा उपसय संयोजक ऋणायन है। अब जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं इसके अंदर मेटल को एक्सचेंज कर दूं, किसको? मेटल को। मैंने यहां पर क्या करा, Pt की जगह Cu को ले आया, तो Cu NH3 का 4 और Cu की जगह Pt को ले गया PtCN4। तो इन दोनों कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होगी वो अलग अलग होगी, इनके गुण भी अलग अलग होंगे। तो अब इन दोनों के अंदर कौन सी समावेयता मिलेगी आपको? उपसय संयोजक समावेयता। कौन सी मिलेगी? उपसय संयोजक समावेयता। तो उपसय संयोजक समावेयता क्या होती है? जिनके अंदर धनायन और ऋणायन दोनों उपसय संयोजक होते हैं, और इनमें होता क्या है? लिगेंड या फिर केंद्रीय धातु परमाणु का विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, या उनकी स्थितियां परिवर्तित होती है। जैसे कि यहाँ मेटल की स्थिति परिवर्तित हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। तो जब मेटल की स्थिति एक्सचेंज हो जाएगी तो इस प्रकार जो समावेयता आपको देखने को मिलेगी वो कौन सी मिलेगी बेटा? उपसय संयोजक समावेयता। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नोट्स पे चलते हैं। मैंने चूंकि सारी बातें आपको एक्सप्लेन कर दी है तो अब मुझे इतना कुछ खास समझाने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से सुनो बेटा, जैसे कि हमने बताया कि समावेयता क्या होती है और आपने समझ भी लिया होगा, तो चेक करो। यदि दो या दो से अधिक यौगिकों के आणविक सूत्र समान हो, यदि दो या दो से अधिक यौगिकों के आणविक सूत्र समान हो परंतु उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न हो, तो ये यौगिक समावयवी आइसोमर कहलाते हैं, और यह घटना हमारा क्या कहलाएगी? समावेयता कहलाती है। हमने कहा समावेयता के प्रकार, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। अब सब उपसय संयोजक यौगिक निम्नलिखित दो प्रकार की समावेयता दर्शाते हैं। पहली मैंने अब तक बताया था संरचनात्मक समावेयता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरी हमारे पास त्रिविम समावेयता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये बात हमारे बीच हुई। आगे देखते हैं। हमने फिर आपसे कहा कि इस लेक्चर के अंदर हम संरचनात्मक समावेयता के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो हमने हेडिंग डाली संरचनात्मक समावेयता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है? जिनमें स्ट्रक्चर में, जैसे कि हमने देखा, संरचना के अंदर जब भिन्नता होगी, जब डिफरेंस आएगा, तो उनके अंदर जो समावेयता पाई जाएगी उसी को हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, मतलब संरचनात्मक समावेयता। तो चेक करो बेटा, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, उनकी संरचना सूत्र क्या हो? भिन्न भिन्न हो, तो वे यौगिक संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं तथा यह घटना संरचनात्मक समावेयता कहलाती है। संरचनात्मक समावेयता को पुनः निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले हमने बात करी इसके अंदर इनके टाइप्स में आयनन समावेयता, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, बहुत पूछी जाती है आयनन समावेयता। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होंगे लेकिन वो विलयन में आयनन, मतलब वो विलयन में आयंस अलग अलग देंगे, यानी कि वो भिन्न आयंस देंगे,
तो ऐसे यौगिकों को हम कहेंगे आयनन समावेवी और इसी घटना को हम कहेंगे आयनन समावेवता। तो चेक कर सकते हैं बेटा, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु वे विलयन में भिन्न भिन्न आयन उत्पन्न करते हो तो ये परस्पर आयनन समावेवी कहलाते हैं तथा यौगिकों का यह गुण आयनन समावेवता कहलाता है। मैंने एक एग्जांपल भी लिया था तो उदाहरण भी देख सकते हो। मेरे पास है CONH3 5SO4Br तथा CONH3 5BrSO4। ये मेरे पास दो कंपाउंड है। अब इसमें अगर मैं पहले में देखूं, पहला संकुल AgNO3, जैसे मैं इसके अंदर AgNO3 मिलाता हूं तो मुझे AgBr के पीला अवक्षेप मिलेंगे। हाँ, तो AgNO3 विलयन के साथ AgBr का हल्का पीला अवक्षेप देता है, लेकिन यह BaCl2 के साथ कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता। जबकि बाद वाला जो संकुल है वो BaCl2 विलयन के साथ BSO4 का सफेद अवक्षेप देता है, अर्थात पहले में Br माइनस तथा दूसरे में SO4 डाई माइनस आयन उपसहसंयोजक परिसर के बाहर उपस्थित है। तो जैसे कि अगर मैं इनको आयनाइज करूं तो आप देख सकते हो CONH3 हमारे पास 5 SO4 Br माइनस। जब आप इसको आयनाइज करोगे बेटा तो मेरे पास क्या मिलेगा, CONH3 का 5 SO4, यहां से यहां पे मुझे Br माइनस, चूंकि Br पे माइनस तो कॉम्प्लेक्स पे प्लस आएगा। दूसरे को जब आप आयनाइज करोगे CONH3 5 Br SO4, जब आप इसको आयनाइज करोगे तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, जो परिसर के बाहर होगा उसी का आयनन होगा, आपको बताया था कल। तो यहां बेटा Br का तो आयनन होगा नहीं, बल्कि किसका आयनन होगा, SO4 डाई नेगेटिव। चूंकि डाई नेगेटिव आता है इसलिए कॉम्प्लेक्स के ऊपर डाई पॉजिटिव आएगा। तो चूंकि ये दोनों कंपाउंड्स के साथ, चूंकि दोनों कंपाउंड्स हमें अलग अलग आयन्स दे रहे हैं, इसलिए इनके अंदर बेटा जो आयनन समावेवता होगी, तो इसलिए इनके अंदर आयनन समावेवता होगी। यहाँ AgBr का मुझे हल्के पीले अवक्षेप मिलेंगे, यहाँ मुझे बेरियम सल्फेट के हल्के पीले अवक्षेप। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं, इसी के ऊपर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो बेटा। इसका प्रमाण दीजिए कि CONH3 5Cl तथा CONH3 5SO4Cl आयनन समावेव है। क्योंकि आपको दिख गया होगा भाई SO4, यहाँ से SO4 माइनस आयन मिलेंगे, यहाँ से Cl माइनस आयन मिलेगा। चूंकि यहाँ आयनन अलग अलग हैं, आयन्स अलग अलग मिल रहे हैं, इसलिए आयनन समावेव है। तो अभी हम लिख लेते हैं कि CONH3 5Cl तथा CONH3 5SO4Cl आयनन समावेवी है, क्योंकि ये जलीय विलयन में भिन्न आयन उत्पन्न करते हैं। हम इनका आयनन भी दिखा देते हैं। CONH3 5 बहुत आसान है बेटा, SO4 जब आप इनका आयनन करोगे तो आपको पता है SO4 पे डाई नेगेटिव आता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स के ऊपर डाई पॉजिटिव आएगा। अच्छा, दूसरी ओर आप देख सकते हो CONH3 5 SO4Cl, Cl पे -1 होता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स के ऊपर +1 आ जाएगा बेटा, +1 आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स के ऊपर +1 और Cl माइनस। तो आपने देख लिया कि दोनों कंपाउंड हमें अलग अलग आयंस दे रहे हैं, दोनों का अणुसूत्र समान है लेकिन आयंस अलग अलग दे रहे हैं, इसका मतलब ये आयनन समान है। फिर हमने एक्सपेरिमेंट करा और एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया दो चीजें डालनी है, एक तो बेरियम क्लोराइड, क्योंकि बेरियम सल्फेट का हमें यहां पर क्या मिलने वाला है बेटा, सफेद अवक्षेप। दूसरा अगर मैं यहां पर बेटा AgNO3 डालूं तो फिर मुझे AgCl के सफेद अवक्षेप मिलने चाहिए, लेकिन यहां तो इससे तो कोई रिएक्शन होती नहीं, यहां तो कोई सफेद अवक्षेप नहीं मिलते। बट यहां पर बेरियम सल्फेट डालने से बेरियम क्लोराइड डालने से बेरियम सल्फेट के सफेद अवक्षेप देखने को मिलते हैं। इसका मतलब इस कंपाउंड से मुझे क्या मिलने वाला है, SO4 डाइनेगेटिव मिलने वाले हैं। जब मैं इस कंपाउंड के अंदर ये दोनों चीजें डालता हूं, दोनों चीजों का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, AgNO3 भी डालता हूं और BaCl2 भी डालता हूं, तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट के तो मुझे कोई अवक्षेप देखने को मिलते नहीं, बट AgCl के मुझे यहाँ पर सफेद अवक्षेप देखने को मिलते हैं। किसके बेटा, AgCl के। तो इसका मतलब इसके अंदर Cl माइनस आयन प्रेजेंट है, ऊपर वाले के अंदर SO4 डाइनेगेटिव आयंस प्रेजेंट है। इसका मतलब तो यही हुआ भाई। तो फिर हमने ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया, चेक करते हैं अब इसको, ध्यान से देखो।
CONH3 5ClSO4 के विलयन में BaCl2 मिलाने पर BaSO4 का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है जो मुक्त SO4 डाइनेगेटिव आयनों की उपस्थिति दर्शाता है। राइट, CONH3 5SO4Cl के घोल में यानी कि विलयन में AgNO3 मिलाने पर AgCl का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है जो मुक्त Cl माइनस आयनों की उपस्थिति दर्शाता है। जिस कारण मैं कह सकता हूं क्योंकि यहाँ पर आयन अलग अलग मिल रहे हैं तो मैं बोल सकता हूं कि इनके अंदर आयनन समावेवता पाई जाएगी। क्लियर बात बेटा, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मेरे पास जलयोजन समावेवता। जैसे कि मैंने बताया था कि जो वाटर के मॉलिक्यूल है, जो जल का अणु है, वो परिसर के अंदर तथा बाहर अलग अलग होंगे और अगर अलग अलग है तो उसके अंदर जलयोजन समावेवता पाई जाएगी। चेक करते हैं बेटा, समान अणुसूत्र वाले ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान है, ऐसे यौगिक जिनमें जल के अणु समान संख्या में उपस्थित होते हैं। दोनों के अंदर जल के अणु तो समान संख्या में होंगे, परंतु इन जल के अणुओं की संख्या दोनों यौगिकों के आयनिक परिसर व उपसहसंयोजक परिसर में भिन्न भिन्न हो। आयनिक परिसर और उपसहसंयोजक परिसर में क्या हो बेटा, भिन्न भिन्न हो, तो ये यौगिक जलयोजन समावयवी कहलाते हैं तथा यौगिकों का यह जलयोजन समावयवता कहलाता है। तथा यौगिकों का यह गुण, यहां लिख लेना बेटा गुण, यहां क्या लिख लेना गुण, तथा यौगिकों का यह गुण जलयोजन समावयवता कहलाता है और इसी को एक और नाम दिया जाता है बेटा, इस प्रकार की समावयवता विलायक योजन समावयवता भी कहलाती है। तो इस नाम से भी आ सकता है बेटा, जल एज ए विलायक के तौर पे यूज करते हैं तो इसको हम विलायक योजन समावयवता भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, हमने एक एग्जांपल लिया CrCl3 × 6H2O अणुसूत्र वाले यौगिक के निम्न जलयोजन समावयवी संभाव है। तो जैसे कि हमने देखा था, चेक करो बेटा, मैं आपको दिखा देता हूं कि भाई मेरे पास जो कोबाल्ट है वो अंदर गया बेटा। अब यहां पर देखोगे 6 के 6 H2 अंदर जाएंगे, बचेगा मेरे पास Cl, तो 3 Cl बाहर। राइट बेटा, तो ऐसे आपको देखने को मिल रहा होगा CrH2O6 Cl3 बाहर। अब मैंने क्या करा, यहां से ध्यान सुनो बेटा, यहां से अब मैंने एक जल का अणु बाहर कर दिया जैसे कि आपको दिख रहा होगा, तो 5 जल के अणु रह गए और एक Cl अंदर ले गया क्योंकि उपसहसंयोजक संख्या फिक्स 6 ही रहनी है, तो एक Cl जाएगा उपसहसंयोजक बंद बनाने, तो Cl 2 हो गए। अब आप देखोगे इनके अंदर जो डिफरेंस दिख रहा होगा उपसहसंयोजक परिसर के अंदर और बाहर, वो जल का ही डिफरेंस दिख रहा है, तो इसलिए इनके अंदर जलयोजन समावयवता। ऐसे मैंने फिर आपसे कहा था कि जल का एक अणु बाहर कर दो और तो एक हमारे पास Cl अंदर चला जाएगा, तो यहाँ Cl1 बच जाएगा। तो इसलिए हमारे पास इन दोनों के अंदर आप देख सकते हो, तीनों के अंदर क्या पाई जाती है बेटा, जलयोजन समावयवता। अब इनमें डिफरेंस जब देखने को मिला तो कलर आप देख सकते हो, इसका बैंगनी कलर होता है, इसका हल्का हरा और इसका गहरा। यहां पर अगर आप देख सकते हो उपसहसंयोजक परिसर में H2O की संख्या 6 है परिसर के अंदर, और परिसर के बाहर हमारा 0 है। परिसर के अंदर यहाँ पर 5 है और यहाँ परिसर के बाहर 1 है। यहाँ परिसर के अंदर बेटा 4 है और परिसर के बाहर 2 है। राइट, मैं एक और बात बता दूं, इसका नामकरण कैसे करोगे अगर नाम आ जाए, तो याद रखना सिंपल, जैसे IUPAC नाम सिखाया था वैसे लिखना है। मैं ऊपर लिख रहा हूं इसका नाम, वैसे लिखना है क्या भाई, क्या आपको लिखना है डाई क्लोरो डाई एक्वा, सॉरी एक्वा का नाम पहले आएगा ना, डाई एक्वा डाई क्लोरो, फिर आप Cr का नाम लिखोगे, चूंकि लेगेंड का नाम लिख चुका, Cr पॉजिटिव है तो क्रोमियम, फिर आप इसका नाम लिखोगे बेटा क्रोमियम थर्ड, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 4 और 2 6, तो थर्ड। फिर Cl का नाम, Cl का क्या लिखोगे क्लोराइड, और आगे आपको क्या लिखना है H2O का नाम, क्योंकि 2 H2 है तो 2 को बोलते हैं डाई, और H2O का नाम लिखना है बेटा हाइड्रेट। बस यही मुझे आपको समझाना था, हाइड्रेट ब्रैकेट में नहीं लिखना है, तो मैंने कर दिया, आपको बता दिया ब्रैकेट में नहीं, बस जो के तो लिखना है। तो ये बात आपको बताओ कि अगर यहाँ जल के 2 अणु है तो डाइहाइड्रेट, एक है तो मोनोहाइड्रेट भी लिख सकते हो या फिर सिंपली हाइड्रेट भी लिख सकते हो, या तो मोनोहाइड्रेट या फिर हाइड्रेट। लेकिन अगर 2 है तो फिर आपको डेफिनेटली डाइहाइड्रेट लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसका आप नामकरण भी कर सकते हो। इसका क्या नामकरण करोगे, बस मोनोहाइड्रेट आ जाएगा, सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है, तो कर सकते हो बेटा। समझ में आ गई होगी बात, आगे बढ़ते हैं। बंध समावयवता, जैसे कि मैंने आपको बताया बंध समावयवता के लिए उभयबंधुक लिगैंड का होना आवश्यक है,
और उभयदंतुक लिगैंड में होता क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया, ऐसा लिगैंड जो एक दंतीय लिगैंड हो लेकिन उसके पास दो दाता परमाणु हो, दोनों में से केंद्र धातु परमाणु को त्यागेगा कोई एक ही इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे को बोलते हैं उभयदंतुक लिगैंड। तो चेक कर सकते हो बेटा, किसी संकुल यौगिक में बंधी समावेवता तब पाई जाती है जब उसमें एक उभयदंतुक लिगैंड होता है। ऐसे लिगैंड जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं परंतु एक बार में केवल एक परमाणु ही उपसहसंयोजक बंध बनाने के निर्माण में भाग लेता है, उभयदंतुक लिगैंड कहलाते हैं। डेफिनेशन हमने बताई भी थी और अभी समझाए भी। ऐसे दो संकुल यौगिक, ऐसे दो कॉम्प्लेक्स संकुल यौगिक जिसके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र में उभयदंतुक लिगैंड के दाता परमाणुओं की भिन्नता के कारण उसके गुण धर्म भिन्न भिन्न होते हैं, एक दूसरे के बंधी समावयवी कहलाते हैं और इस घटना को हम बंधी समावयवता कहते हैं। राइट, एग्जाम्पल आप देख सकते हो नीचे, एग्जाम्पल आप देख सकते हो नीचे, CrH2O5 SCN Cl2, CrH2O5 NCSCl2। आप देखो क्या इनके अंदर आयनन समावेवता है क्या? नहीं है भाई, क्योंकि यहां से भी Cl- मिलेंगे, यहां से भी Cl-। क्या जलयोजन समावेवता है? नहीं है भाई, जलयोजन समावेवता भी नहीं है क्योंकि यहां जल के अणु है ही नहीं, सॉरी जल के अणु अंदर भी 5 है, इधर भी अंदर भी 5 है, सेम है, तो कोई डिफरेंस वाटर का नहीं देखने को मिल रहा। तीसरी बात, अब यहाँ को आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन S ने डोनेट कर रखे हैं जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉन N ने डोनेट कर रखे हैं। इसका मतलब चूंकि यहां पर एक उभयदंतुक लिगैंड है और अगर उभयदंतुक लिगैंड हुआ तो डेफिनेटली उसके अंदर कौन सी समावेवता पाई जाएगी? बंध समावेवता पाई जाएगी। कौन सी बेटा? बंध समावेवता। तो इसके अंदर कौन सी समावेवता देखने को मिलेगी? बंध समावेवता। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो ये वाला, CONH3 5NO2 Cl2 तथा CONH3 5ONO Cl2। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ N ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं और यहाँ O ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं, तो यहाँ पर जो मेटल के साथ बॉन्डिंग है वो N की है, यहाँ मेटल के साथ बॉन्डिंग वो O की है और बॉन्डिंग की वजह से इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, बदल जाती है, जिस कारण बेटा ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? बंध समावयवी कहलाएंगे। क्लियर? क्लियर है बात बेटा? आगे बढ़ते हैं। उपसहसंयोजक समावयवता, जैसा कि मैं आपको समझाया था उपसहसंयोजक समावयवता में कि उपसहसंयोजक समावयवता तब पाई जाएगी जब धनायन और ऋणायन दोनों ही उपसहसंयोजक होते हैं। और इनमें होता क्या है? इनमें या तो लिगैंड या धातु का क्या होगा? एक्सचेंज होगा या उनकी स्थिति में परिवर्तन आएगा। तो ऐसे यौगिकों के अंदर क्या पाई जाएगी? उपसहसंयोजक समावयवता। तो चेक करो, ऐसे यौगिक जिनमें धनायन तथा ऋणायन दोनों संकुल होते हैं, दोनों उपसहसंयोजक होते हैं, उपसहसंयोजक समावयवता दर्शाते हैं। इनमें उपसहसंयोजक परिसर में उपस्थित, उपसहसंयोजक परिसर में उपस्थित लिगैंड या धातु अपनी स्थितियां परिवर्तित कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न समावयवी प्राप्त होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल में बेटा, CONH3 का 4 PTCl4। अब यहां पर आप देखो, तो यहां पर आप देखोगे कि मैं यहां पर मेटल को एक्सचेंज कर लूंगा, तो दूसरा वाला कंपाउंड जो आपको दिख रहा होगा, देखो यहां से Cu की जगह किसने ले ली? PT ने ले ली बेटा, और PT की जगह किसने ले ली? Cu ने ले ली। तो इन दोनों के अंदर कौन सी समावयवता है हमारे पास? उपसहसंयोजक समावयवता। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो दोनों के दोनों उपसहसंयोजक है, तो डेफिनेटली ये भी समझ में आ जाएगी कि अगर दोनों धनायन और ऋणायन दोनों उपसहसंयोजक हुए तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों के अंदर उपसहसंयोजक समावयवता पाई जाएगी। क्लियर है बात बेटा? नीचे देख सकते हो, CONH3 का 6 CrC2O4 का होल थ्राइस। अब इसके अंदर भी मुझे क्या करना है? मेटल को एक्सचेंज करना है, और जब मेटल को एक्सचेंज करूंगा तो CO की जगह Cr आ जाएगा और Cr की जगह CO चला जाएगा। तो इनमें भी आपको देखने को मिलेगी उपसहसंयोजक संख्या। लिगैंड यहाँ एक्सचेंज नहीं हो सकते। अगर मैंने लिगैंड को एक्सचेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऐसे कर दिया कि यहाँ Cu CN का होल 4 और इसको ऐसे कर दिया बेटा PT NH3 का होल 4, यानी कि यहां पर हमने क्या करा बेटा? लिगैंड को एक्सचेंज करा। ये Cn है क्या? Cl है बेटा, Cl है, कोई बात नहीं, Cl लिख लेते हैं, हमारा सा क्या, CuCl4 इस तरीके से करते हैं। तो ऐसे करने के बाद इस
कॉम्प्लेक्स के ऊपर आएगा ऋण आयन और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर आएगा धन आयन। और आप देख सकते हो बेटा, क्या मैं कभी ऋण आयन को आगे लिख सकता हूं क्या? तो ये बात मैंने आपको बताई है कि हम कभी भी पहले ऋण आयन को नहीं लिखते, ऋण आयन को हमेशा बाद में लिखते हैं, धनायन को पहले लिखते हैं। तो धनायन मेरा पहले लिखा जाएगा और ऋणायन मेरा बाद में लिखा जाएगा। और जैसे धनायन को पहले लिखता हूं तो फिर से मुझे ये रूप मिल जाएगा। धनायन हमेशा पहले लिखा जाता है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। इसलिए यहां पर जो एक्सचेंज में दिखाऊंगा वो मेटल का नहीं, वो मेटल का दिखाऊंगा, वो लिगैंड का मैं नहीं दिखाऊंगा। यहां भी बेटा मेरा मेटल का एक्सचेंज होगा, लिगैंड का एक्सचेंज यहां नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे उपसंयोजक समावेश हुए जिसके अंदर लिगैंड का भी एक्सचेंज होता है। क्लियर बात? तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे और बेहतरीन लेक्चर आपको लगा भी होगा, हर एक बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो बेटा अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो ये दोस्तों के साथ शेयर करो, इस लेक्चर को कमेंट करो, साथ में लाइक भी करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।